नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य सीधा सीधा लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन इस यात्रा पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सही मायने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगी? दरअसल कांग्रेस में अभी भी कई गुट बने हुए हैं। ये गुट एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे का सहयोग सहायता नहीं करते। पार्टी का कार्यक्रम हो तो भी ये दोनों गुट या तीनों गुट या जो भी गुट हैं वो एक दूसरे के साथ आने को तैयार नहीं होते। ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था वो इस समय नहीं है। मुसलमान उससे अलग है, दलित उसके साथ नहीं है, ब्राह्मण हाथ से फिसल चुका है। अब अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो पार्टी के कोर वोट को किसी भी तरह से वापस लाएं, और इस यात्रा को निकालने का उनका उद्देश्य भी यही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की यूपी जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद से भी अनेक नेता शामिल हैं। कई नेताओं को जिम्मेदारी भी मिली है। यात्रा में अलग अलग जो व्यवस्था है उसमें गाजियाबाद के कांग्रेसी शामिल हैं। रविवार को गाजियाबाद के कांग्रेसी बिजनौर पहुंचे और यहां यात्रा में शामिल हुए। यात्रा को सफल बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि यात्रा के दौरान कई कांग्रेसी पोस्टर और केवल बैनर्स में नजर आ रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्हें पैदल चलते हुए अभी तक किसी ने देखा नहीं। वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं कि यात्रा में चल कहां रहे हैं। यात्रा से पहले बड़ी बड़ी बयानबाजी गाजियाबाद के नेताओं ने की थी, लेकिन जब अब यात्रा अपने मुकाम की तरफ चल रही है तो गाजियाबाद के कांग्रेसियों का कोई अता पता नहीं है। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा खुद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कैसे जोड़ पाई? दोस्तों, खबरों के पोस्टमार्टम में अब बात करते हैं रामलला के मंदिर की, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को यह समारोह होना है। उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आज जो रामलला मंदिर ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि, उसके महासचिव चंपत राय ने पूरे जो राम मंदिर परिसर है उसके मानचित्र के बारे में लोगों को जानकारी दी है, देश को बताया है। उन्होंने बताया है कि मंदिर का निर्माण 70 एकड़ जमीन के उत्तरी भाग पर किया गया है। यहां 3 मंजिला मंदिर बन रहा है। मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है। पहली मंजिल निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। मंदिर में नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन मंडप के रूप में 5 मंडप बनाए जा रहे हैं। मंदिर की जो ऊपरी मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। बहुत तेजी से राम मंदिर का काम इस समय चल रहा है और जो निर्माण एजेंसी है, जो सरकार है, उन सबके यही प्रयास हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। खबरों के पोस्टमार्टम में अगली खबर भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक राष्ट्रीय सचिव को पद से हटा दिया है। इनका नाम अनुपम हाजरा है, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। जेपी नड्डा की कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव थे और ये माना जा रहा है कि पार्टी से हाजरा को जो हटाया गया है वो पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट लोग हैं उनको अनुशासन का पालन करने का पाठ पढ़ा दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा का यह फैसला तब आया है जब जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए कोलकाता में शामिल होने जा रहे हैं।
कई कार्यक्रम तो कर भी चुके हैं। दरअसल अनुपम हाजरा भाजपा में रहते हुए भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। कई मौकों पर उनके बयानबाजी से पार्टी असहज थी और पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी वो लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो जेपी नड्डा ने उन्हें हटाकर एक ये संदेश दे दिया है कि पार्टी में अनुशासन रखने वाले लोगों को ही रखा जाएगा। खबर कांग्रेस से है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस बार ये यात्रा पूरब से पश्चिम तक निकलेगी। पहले ये यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ चली थी। इस पूरी यात्रा का प्लान कांग्रेस ने जारी कर दिया है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई पर खत्म होगी। 14 राज्यों को ये यात्रा जोड़ेगी, जिनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। यह यात्रा कुल 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक भारत न्याय यात्रा इसको नाम दिया जाएगा। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये चलेगी। पहले जो राहुल गांधी ने यात्रा की थी उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था और कांग्रेस ये मानती है कि उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। दक्षिण के राज्य में उसे जीत हासिल हुई। अब उनका ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों पर है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम समय रह गया है। सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 3,970 किलोमीटर की पूरी यात्रा थी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कवर किया था। 30 जनवरी 2023 को ये यात्रा श्रीनगर में समाप्त हुई थी। खबरों के पोस्टमार्टम में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट को शपथ दिला दी गई, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है। खुद मुख्यमंत्री भी इसको लेकर असमंजस में हैं। दरअसल कैबिनेट का दबाव, जो पूर्व कैबिनेट थी रमन सिंह की, उसका दबाव सरकार पर पूरा देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर पुनर्विचार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की कैबिनेट के कद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इसका दबाव बनाया जा रहा है। विष्णुदेव सरकार पर यह दबाव साफ साफ नजर आने लगा है। भाजपा के कई बड़े नेताओं के समर्थक उनके हैं, वो भी मंत्रिमंडल में दिग्गज नेताओं को बाहर करने पर आक्रोश जता रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल में जो लेट लतीफी है, इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन होने के सप्ताह बाद भी विभागों का बंटवारा न होना मुख्यमंत्री पर एक सवाल लगा रहा है, निश्चित रूप से उनकी कमजोरी को दर्शा रहा है। विभागों के बंटवारे को लेकर इंटरनेट पर भाजपा में ही अंतर्कलह मची हुई है, चर्चा छिड़ी हुई है, शब्दों के बाण चल रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल की सूची 1 से 2 दिन के भीतर जारी हो सकती है। मंत्री को जो विभागों का बंटवारा होना है, उस सवाल पर उप मुख्यमंत्री अनिल साव ने बयान दिया था कि ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल में जो विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि मलाईदार विभागों को लेकर आपसी कलह मची हुई है और उसी के लिए बात नहीं बन रही है। मैं आपको बता दूं कि विष्णुदेव सरकार में 9 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की कुल जो सदस्य संख्या है वो 12 है। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और मंत्रियों का जो शपथ हुआ था वो 22 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद अभी तक किसी भी मंत्री को उसका विभाग नहीं दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को मिले एक धमकी भरे मेल के बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी कि 11 जगह बम रख दिए गए हैं।
इस मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने आरबीआई को मेल पर धमकी दी थी और लिखा था कि आरबीआई दफ्तर, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत 11 जगहों पर उसने बम रख दिया है। आरोपी ने आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा भी मांगा था। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने कहा कि वह खिलाफत इंडिया का सदस्य है। उसने लिखा, आरबीआई ने निजी बैंकों के साथ मिलकर भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कुछ शीर्ष बैंकिंग अधिकारी और भारत के कुछ मंत्री शामिल हैं और हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी ने ईमेल में जो लिखा था उसमें कहा था कि गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों इस्तीफा दें क्योंकि दोनों घोटाले के लिए जवाबदेह हैं और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एजेंसियां अब आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। पिछले दिनों संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया था। इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह पता चला है कि संसद की सुरक्षा में जिन लोगों ने सेंध लगाई थी, कलर स्प्रे का इस्तेमाल किया था, वो लोग दरअसल अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। उन्होंने कई जगह से चंदा भी मांगा, लेकिन चंदे के नाम पर उन्हें केवल आश्वासन मिला, कहीं से भी पैसा नहीं मिला। इसके लिए वो कई देश के बड़े कारोबारियों से भी मिले, लेकिन उन्हें किसी ने भी चंदा नहीं दिया और इसलिए पार्टी खड़ी करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने देश में खुद की पहचान बनाने की सोची और संसद पर इस तरह घुसपैठ करने का प्रयास किया और उनको ये लगता था कि इस तरह की घटना करने के बाद उन्हें जो प्रसिद्धि मिलेगी, उस प्रसिद्धि के बाद उन्हें फंड मिलना शुरू हो जाएगा और वो अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर सकेंगे। ये सभी आरोपी भगत सिंह क्लब से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनका मानना है कि पहले ये एनजीओ खोलते, एनजीओ के माध्यम से पैसा आता, उस पैसे को राजनीतिक पार्टी में लगाते, अपना दल खड़ा करते और खुद देश की राजनीति में स्थापित होते। इन्होंने अपने एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा करने का प्रयास नेताओं से शुरू किया था। पहले ये लोग नेताओं के पास गए थे, लेकिन वहां से इन्हें कुछ नहीं मिला तो इनके दिमाग में खुराफात आ गई। सबसे बड़ा मामला यह कि सागर जो आरोपी है, वर्ष 2015 में इन लोगों से जुड़ा था। नीलम ने अन्य पार्टियों से जुड़कर इन सबको एक किया था। सागर जो है वो मनोरंजन डी के एक जानकार था और यहीं से सब आपस में मिले। ये 2015 से इस काम में सक्रिय थे। कन्नौज के विष्णुगढ़ थाने के धरणीधरपुर नगरिया में जो घटना सोमवार को हुई थी, उसने विकास दुबे के बिकरू कांड को एक बार फिर से ताजा कर दिया। 3 साल पहले कानपुर के बिकरू में ये घटना हुई थी जिसमें कुख्यात माफिया विकास दुबे ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इसमें पुलिस अधिकारी घायल भी हुए थे, मृत्यु भी हुई थी। ठीक वैसी ही घटना कन्नौज के धरणीधरपुर गांव में अशोक यादव ने भी की। अशोक यादव ने अपने बेटे और पत्नी के साथ पुलिस से मोर्चा लेने की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। घर के अलग अलग दिशाओं में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो अंदर बैठकर पुलिस की हर गतिविधि पर निगाह रखे हुए था, नजर बनाए हुए था। जैसे ही पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसी फायरिंग में सिपाही सचिन राठी को गोली लगी थी, जो बलिदान हो गए। भले ही हिस्ट्री शीटर अशोक यादव मनवा को हल्के में लेकर पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची और उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस से भागने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि घर पर बैठकर पुलिस से लोहा लेने का प्लान बना लिया। जब उसको ये पता चल गया कि पुलिस तक पहुंचेगी तो उसने घर में बैठकर प्लान बनाया। सीसीटीवी कैमरे इस तरह से फिट किए कि जिधर से भी पुलिस आए उसे पता चल जाए। उसके बेटे ने, उसकी पत्नी ने भी पुलिस से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली। उनके घर से एक राइफल मिली, 2 तमंचे मिले। पुलिस ने जब दरवाजे पर दस्तक दी थी तो उन्होंने पहली गोली चलाई और उसके बाद आधाधुंध 100 राउंड फायर की। पुलिस बैकफुट पर जाने का प्रयास करने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अशोक यादव से
सरेंडर करने के लिए भी कहा। दबिश देने गई टीम से जुड़े लोगों के मुताबिक सचिन ने हिम्मत दिखाते हुए कदम आगे बढ़ाया। अशोक ने उसे निशाना बनाकर गोली मार दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें अशोक और उसका बेटा घायल हुए। लेकिन इस तरह की घटना यूपी में हुई है, ये निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा करती है। शहीद भगत सिंह सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी, जो पद्मश्री हैं, वो गाजियाबाद में डायलिसिस सेंटर खोलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका दावा है कि बहुत जल्द गाजियाबाद में ये सेवा शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि कोविड के समय में शहीद भगत सिंह सेवा दल ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा की थी। हर तरह की उन्होंने मदद की थी, खाने की, पीने की, बीमारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की, और जिनके शवों को अंतिम संस्कार नहीं मिल रहा था उनके अंतिम संस्कार कराने की भी, इसीलिए उन्हें पद्मश्री मिला था। उनकी इस योजना पर युग करवट ने उनसे बात की है। पेश है इस चर्चा के कुछ अंश। तो ये किस तरह से लोगों को सेवाएं दे सकते हैं? देखिए, जो सेवाएं हमारी दिल्ली में चल रही थी, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क शववाहन सेवा, निःशुल्क मोर्चरी बॉक्स सेवा और निःशुल्क दाह संस्कार सेवा। किसी के पास भी संस्कार के लिए पैसे ना हो, लकड़ी ना हो, कफन दफन के पैसे ना हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो ऑलरेडी 27 साल से कर रहे हैं। तो अभी जैसे फिर से कोविड के वो दिखाई दे रही है कुछ, तो क्या देख रहे हैं? मतलब अभी कुछ वो सावधानियां बरतनी है या उसमें जो है खतरा को दिख रहा है? देखिए, कभी भी तूफान को छोटा नहीं समझना चाहिए। पहले कोरोना में हम छोटा समझते रहे, बड़े की तैयारियां नहीं की, तो हमको उसमें बहुत देश को लॉस हुआ, उसमें हमारे बहुत परिवार चले गए। अब हमारी सरकार तैयार है। हमारा देश पहला देश है जो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुआ, वैक्सीन कराई 200 करोड़ लोगों को। इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। यहाँ कितनी सुविधा है, कितनी एम्बुलेंस है? और देखिए, हमारे पास तो 30 से ज़्यादा है, लेकिन 10-15 यहाँ छोड़ देंगे पहले। अगर काम बढ़ेगा तो और बढ़ा देंगे, नहीं तो यहाँ से दिल्ली भी भेजते रहा करेंगे। ये तो एक स्थान बन गया। और आने वाले समय में जो हमारी दिल्ली इच्छा है कि हम डायलिसिस सेंटर भी खोलें, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा एक नेटवर्क चाहिए। हम पहले उसको तैयार कर रहे हैं। हमने उसके लिए रूम्स वगैरह बना दिए हैं, लेकिन मशीनरी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, नर्सेस चाहिए। वो सब जब इंतजाम हो जाएगा फिर उसकी घोषणा करेंगे। अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं पुराने चलते। सभी वर्गों ने और सभी समाज ने आपका सहयोग किया है। चड्ढा जी ने जमीन दी है, क्या कहेंगे? देखिए, राजेंद्र सिंह चड्ढा जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है ये नायाब काम किया उन्होंने। और शहीद भगत सिंह सेवा दल की फुलवारी में एक बहुत बड़ा उन्होंने वृक्ष लगा दिया है, वट वृक्ष लगा दिया है। कोई आज की डेट में एक तिनका नहीं देता है किसी को, चाहे वो कितने खरबोपति हो, लेकिन ये बहुत बड़े दिल के मालिक है, राजा हैं। और हमारे को यहाँ के जितने भी प्रधान हैं आसपास के गांव के, उन सब ने बहुत सहयोग किया। एक एक व्यक्ति ने सहयोग किया। यहाँ पे हमें लेबर ने भी सहयोग किया, यहाँ के लोगों ने भी सहयोग किया। जगदीश प्रधान जी खड़े हैं, इनकी पूरी टीम ने हमें बहुत सहयोग किया। इसलिए मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपने कोरोना का जो सेकेंड वेव था उसका भी वो देखा आपने, वो हमने वीडियो भी देखा जिसमें सभी आपके सेवाओं को उस प्रशंसा कर रहे हैं। तो उस दौर में बारे में थोड़ा सा अनुभव दर्शकों को? बड़ा ही घिनौना अनुभव था जी। वो बड़ा ही घिनौना अनुभव था। उसका कारण है कि अपनों ने अपनों को उठाने से मना कर दिया। सके बच्चों ने पिता की लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया। उतना घिनौना समय था। हमने 4286 डेड बॉडी क्रिमेट करी दोनों दौर में। घरों से हॉस्पिटल पहुँचाया, हॉस्पिटल में डेथ हो गई, उसको शमशान लेके आए, उसको जलाया। पता ही नहीं लगा उस समय कैसे निकल गया। बड़ा भयंकर समय था। रिश्तों से विश्वास उठ गया और प्रशासन से भी उठ गया विश्वास। क्योंकि दिल्ली में जहाँ लोग कहते हैं कि बिजली हाफ पानी माफ, वहाँ 25 लोग एक रात में मरे जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहर था।
उसके लिए होम मिनिस्टर को धन्यवाद करना चाहिए पूरे देश को कि उन्होंने मिलिट्री को लगाया था, नहीं तो सड़कों पे लाशें होती। इसलिए उसको तो मैं भूल नहीं सकता। तो आपने देखा ही है कैसे लोग कुरला रहे थे, बहनें रो रही थी, बच्चे अपनी लाशें लेके घूम रहे थे, पिता की, छोटे छोटे बच्चे। तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के ड्राइवरों ने, हमारे वॉरियर्स ने, मेरे परिवार ने, शमशान घाट के मेरे परिवार ने, सबने बहुत साथ दिया। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। ये पद्मश्री मुझे नहीं मिला, ये मेरे वॉरियर्स को मिला, मेरे वॉलंटियर्स को मिला। तो क्या आगे का क्या प्रोजेक्ट है और आगे मतलब एनसीआर से भी बाहर जाना चाहिए? नहीं, ऑलरेडी लोग खोल रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ मोदी नगर से भी लोग आए थे, मुरादाबाद से भी आए थे, फरीदाबाद से भी आए थे, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साहब बॉम्बे, सब जगह से लोग आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम जल्दी ना करके, क्योंकि हम सब जगह शाखा खोल दें और इंतजाम ना हो, उसका मजा नहीं। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आज हमने यहाँ सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के 6-8 महीने लगा के मेहनत करके जब खोला है, तो हम अभी से सेवा को ले लें। हम तो अभी दे देंगे 2 मिनट के अंदर सेवा। और मैं बोर्ड लगा दूँ और सेवा ना दे पाऊँ, वो हमारे लिए जलालत की बात है। और बड़ी बेहतर बात है कि जब मैं ये बना रहा था तो आते आते 10-15 लोगों को तो मैंने सड़कों से उठा के हॉस्पिटलों में भी छोड़ दिया। रास्ते में रोज एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे। तो मुझे लगता है ईश्वर ने यहाँ भेजा है कुछ सेवा करने के लिए। करेंगे, ये जीवन हमारा सेवा के लिए। हमने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं, सेवा ही करना। आपने 104 फीट तिरंगा लगाया, देशभक्ति की भावना भी आप लोगों में दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से आजकल जो है लोगों में एक तरह से देशभक्ति की भावना की कमी आ रही, कई लोग उसमें कहीं कमी नहीं है हमारे देश में। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में जहाँ भगत सिंह थे पंजाब से, तो बंगाल से शेर बंगाल जतिन दास था, अशफाकुल्ला खान थे, महाराष्ट्र से राजगुरु थे। इस देश के लिए कोई कमी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद थे। अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के लोग थे, लेकिन देश के लिए एक थे। कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी जान है। ये मैंने इसलिए लगाया है, एक तो लैंडमार्क हो गया कि लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे जाना है, यहाँ सुविधा मिल सकती है। जैसे हमारे गुरुद्वारों का जो कंसेप्ट होता है, आप देखते होंगे वहाँ एक निशान साहिब होता है पीले रंग का, केसरी रंग करते हैं। उसका मकसद यही है कि किसी को दुख हो, तकलीफ हो, भूखा प्यासा है, उसको वहाँ पे जाके भोजन मिलेगा, रात्रि रहने की जगह मिलेगी। इसी प्रकार एक तिरंगा यहाँ लग गया, इस तिरंगे के नीचे जो आ जाएगा उसके दुख को हम दूर करने का प्रयास करेंगे हर तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की दी हुई जानकारी मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई नई जानकारी, नए नए क्षेत्र के लोगों से बातचीत के लिए आप देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं, नई नई जानकारी पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।